हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स में से एक डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइटी होती क्या है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो एंजाइटी कहलाता है। बहुत सारे लोग एंजाइटी और फेयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये एक ही चीज़ है, जबकि एंजाइटी और फेयर में डिफरेंस होता है। एंजाइटी के अंदर जो थ्रेट होता है वो अननोन और पोरली डिफाइन होता है। हम लोगों को पता नहीं होता है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। एंजाइटी के अंदर इंसान के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पता नहीं आगे क्या होगा अगर मैंने इसे खो दिया। इसकी एग्जांपल हो सकती है इंटरव्यू या द फर्स्ट डे एट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो इंसान के अंदर की फीलिंग्स होती हैं उन्हें एंजाइटी कहते हैं। फेयर के अंदर जो थ्रेट होता है वो नॉन भी होता है और अंडरस्टूड भी होता है, और हमें पता होता है कि हमने इस चीज़ को फेस करना है या फिर ये चीज़ लाजमी होगी। फेयर के अंदर हम लोग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं, यानी या तो हम लड़ेंगे या तो हम उस मसले से भाग जाएंगे। एंजाइटी के अंदर मसल टेंशन होती है, यानी कि हम अवॉइडेड बिहेवियर यूज़ करते हैं और सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। आज जो हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स में से एक डिसऑर्डर डिस्कस करना है वो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। यहाँ पर डिसऑर्डर का नेम हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर सेपरेशन की वजह से होता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें हमें हमारे केयर टेकर या जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हों उससे अलग होना पड़े, तो ऐसे में सेपरेशन एंजाइटी कॉज होगी। यानी जब भी केयर गिवर या मोस्ट अटैच लोगों से सेपरेशन होती है तो इंसान में एक्सेसिव एंजाइटी पैदा हो जाती है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम उस वक्त स्टार्ट हो जाते हैं जब एक बच्चा 9 to 13 मंथ्स के बीच हो। ऐसे टाइम में केयर गिवर अगर बच्चे को अकेला छोड़कर अपने काम से जाएगा तो इसी में बच्चा रोना और चिड़चिड़ापन स्टार्ट कर देता है। ये सेपरेशन एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, और ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं जब 2 या 3 साल में बच्चे को आदत हो जाती है अपने केयर टेकर से अलग रहने की। और जब अगेन बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है तो स्कूल जाने के लिए उसको अपने केयर टेकर से अलग होना पड़ता है और उसको फिर से ये एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाती है, बट पेरेंट इसे नोट नहीं करते या फिर इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये लेटर लाइफ में परमानेंट हो जाता है। लेकिन मोस्टली ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर 12 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चों की स्कूलिंग 3 to 4 एज की उम्र में स्टार्ट होती है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स 1 साल के या अनबॉर्न बच्चों के पहले से एडमिशन ले लेते हैं, सोचकर कि बाद में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। जब 2 to 3 की एज में स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, तो ये चीज़ बच्चों के लिए डिस्ट्रेसिंग हो जाती है और इसी वजह से बच्चों में एंजाइटी पैदा हो जाती है, जिस एंजाइटी को हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है होम बेस्ड ट्यूशनिंग। अब हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को DSM-5 से डायग्नोज करते हैं। फॉलोइंग 8 सिम्टम्स में से अगर 3 सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो हमारा क्राइटेरिया ए मैच करेगा। क्राइटेरिया ए कहता है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट होगा, यानी कि वो 7 साल का होकर भी 3 साल के बच्चों की हरकतें करेगा। उनकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई होती और जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं उनसे सेपरेशन की बहुत ज़्यादा फेयर और एंजाइटी फील होती है। सिम्टम 1 कहता है कि SAD का पर्सन जब भी अपने घर से या अटैचमेंट फिगर से अलग होगा तो उसको एक्सेसिव डिस्ट्रेस होगा, और ये डिस्ट्रेस रिकरेंट होगा। अगर वो बार बार अलग होगा तो बार बार उसको डिस्ट्रेस होगा। सिम्टम 2 कहता है कि SAD का पर्सन बहुत ज़्यादा वरी और टेंस होगा कि वो अपनी मेजर अटैचमेंट फिगर्स को खो ना दे, और उसको मुस्तकिल ये टेंशन लगी रहती है कि उसका अटैचमेंट फिगर बीमार हो जाएगा या वो मर जाएगा या उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। सिम्टम 3 कहता है कि SAD के पर्सन को मुसलसल ये टेंशन लगी रहती है कि कहीं कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए कि वो बीमार हो जाए या वो गुम हो जाए या फिर वो किडनैप हो जाए, जिसकी वजह से उसको अटैचमेंट फिगर से अलग होना पड़े। सिम्टम 4 कहता है कि SAD का पर्सन रिफ्यूज़ करता है घर से बाहर जाने को। वो नहीं जाना चाहता, स्कूल पर, काम पर, कहीं भी नहीं जाता। उसको इस बात का डर होता है कि कहीं वो अपने अटैचमेंट फिगर से अलग ना हो जाए। सिम्टम 5 कहता है कि SAD का पर्सन कहीं भी किसी भी सेटिंग में घर या बाहर कहीं भी अपने मेजर अटैचमेंट फिगर के बगैर जाने से मना करता है। वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर के बगैर कहीं जाने से बहुत ज़्यादा डरता है, और यहाँ भी रीज़न सेपरेशन ही है।
सिम्टम 6 कहता है कि SAD का पर्सन बहुत रिफ्यूज़ करता है, वो अपने घर से बाहर नहीं सोता या कहीं भी वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर के बगैर नहीं सोता। सिम्टम 7 कहता है कि SAD के पर्सन को रिपीटेडली रात में ख्वाब आ रहे होते हैं कि जिसमें वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से अलग हो रहा हो। और लास्ट सिम्टम 8 कहता है कि SAD के पर्सन को फिज़िकल कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, उसके सर में दर्द होता है, उसके स्टमक में दर्द होता है या उसको वॉमिट हो रही होती है जब भी वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से अलग हो रहा होता है। अब इन 8 सिम्टम्स में से एटलीस्ट 3 सिम्टम्स का प्रेजेंट होना लाजमी है क्राइटेरिया A को मैच करने के लिए। क्राइटेरिया B कहता है कि ये फेयर और एंजाइटी कंटिन्यूसली रहती है तकरीबन 4 हफ्ते तक बच्चों में और टीनेजर्स में और 6 महीने या उससे ज़्यादा एडल्ट्स में, तभी क्राइटेरिया B मैच करेगा। क्राइटेरिया C कहता है कि इस एंजाइटी की जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है वो डिस्ट्रेस पैदा कर देती है सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग में। इसके अलावा बाकी मेजर फंक्शनिंग एरियाज़ भी इंक्लूड हो सकते हैं। क्राइटेरिया D कहता है कि इस एंजाइटी की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है वो बाकी मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन या रिलेट नहीं की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बात ठीक से नहीं कर सकता या उसको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में शुमार नहीं होगा क्योंकि उसका मसला कुछ और है। तो अब हम एटियोलॉजी डिस्कस करते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं SAD के लिए, और ये दोनों फैक्टर्स ही एंजाइटी डिसऑर्डर्स को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मदर को एंजाइटी है और उसका बच्चा अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकता तो एज अ रिज़ल्ट बच्चे में भी एंजाइटी पैदा हो जाएगी। बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक हेरिटेबल डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक इन्वॉल्व है। बहुत सारी स्टडीज़ हमें बताती हैं कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो फैमिलीज़ में रन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स एंशियस हैं तो 5 टाइम मोर चांसेस होंगे कि उनके बच्चों में एंजाइटी पैदा हो जाए। साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। हमारे ब्रेन में अमिगडाला एक मेजर एरिया है जिसकी डिसफंक्शनिंग एंजाइटी पैदा करती है। केमिकल्स लाइक नोरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन अगर इनबैलेंस हो जाए तो एज अ रिजल्ट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पैदा होगी। हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर SAD। अगर कोई फेयरफुल, ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो ये भी SAD को ट्रिगर करता है। अगर कोई बुली हो रहा हो या उसको फेलियर फेस करना पड़ रहा हो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल पर, पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स की सेपरेशन या डाइवोर्स हो जाए, इनसिक्योर अटैचमेंट हो या किसी लव्ड वन को खो दें, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि SAD कॉज करते हैं। इसके अलावा SAD की फैमिली या बाकियों से भी लर्न किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई अपने अटैचमेंट फिगर से अलग नहीं होना चाहता तो आप भी ये चीज़ लर्न कर लेते हो। कोई अर्ली एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हों स्कूल में या कहीं पर भी, तो एज अ रिज़ल्ट SAD कॉज होता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही इनिशिएट हो जाता है, लेकिन जब भी कोई प्राइमरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर ये सामने आ जाता है। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हमारे इंटरनल अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। सो हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं दे आर फॉलोइंग: साइकोथेरेपी अलॉन्ग विद द मेडिकेशन, प्ले थेरेपी, प्रैक्टिस सेपरेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइको एजुकेशन। ओके, लेट्स डिस्कस अ केस स्टडी ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं आपके साथ लीज़ा का केस डिस्कस करती हूँ जिससे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लीज़ा एक 16 साल की बच्ची है जिसको अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद बहुत डर लगने लग गया है। लीज़ा और उसका भाई अली अपनी मदर के साथ ही रहते हैं, लेकिन वो हफ्ते में एक बार अपने फादर से मिलते हैं, और जब वो अपने फादर से मिलते हैं तो उस टाइम पर सब आपस में बहुत फ्रेंडली होते हैं। जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था तो थोड़े ही टाइम बाद उसके फादर को एक स्ट्रोक हुआ था जिसकी वजह से वो कई हफ्तों हॉस्पिटल में एडमिट रहे। कुछ हफ्तों बाद ऐसा हुआ कि लीज़ा की मदर कहीं भी बाहर जाती थी, अगर वो शॉप पे जाती थी 1 घंटे के लिए भी जाती थी तो लीज़ा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। लीज़ा हर 3 से 4 मिनट के बाद अपनी मदर को मैसेज करती थी और कॉल्स करती थी क्या वो ठीक है या कब वो घर वापस आएंगी।
तो लीज़ा की मदर को लीज़ा की बहुत टेंशन रहने लग गई कि अब मैं क्या करूँ। तो वो घर से बहुत कम बाहर जाती थी और जब भी जाती थी तो लीज़ा को साथ लेकर जाती थी। लेकिन फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई और लीज़ा जो है वो और भी ज़्यादा एंशियस होने लग गई और वो अपनी मदर को अपनी आंखों से दूर भी नहीं जाने देती थी। घर में भी वो अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। अब उसके फादर की रिकवरी जो है अच्छी हो गई थी तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। दोनों पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा हो गया था और वो दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव थे। और लीज़ा को जब साइकोलॉजिस्ट को दिखाया गया तो उसकी मदर ने बताया कि लीज़ा एक बहुत फ्रेंडली लड़की थी और वो स्कूल में बहुत मेहनत करती थी और बहुत अच्छे मार्क्स लेती थी। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने उनको फैमिली थेरेपिस्ट के पास रेकमेंड कर दिया। थेरेपिस्ट ने सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ऑब्जर्व किया और लीज़ा के लिए उसने कॉग्निटिव बिहेवियर प्लान किया। और इस ट्रीटमेंट में पेरेंट्स भी लीज़ा के साथ इन्वॉल्व थे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को टारगेट करने के लिए। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि उसके जो रिएक्शंस थे वो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की वजह से थे, क्योंकि उसकी सेपरेशन एंजाइटी उसके फादर की इलनेस की वजह से स्टार्ट हुई। थेरेपी के अंदर थेरेपिस्ट ने बिहेवियर अप्रोच यूज़ की। इसकी वजह से लीज़ा जो अपनी मदर से इंश्योरेंस लेती थी कि वो कहाँ हैं कब आएंगी, वो रिड्यूस हो गया। इस थेरेपी ने लीज़ा को अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स पैदा करने की हेल्प की। और अब जब भी वो एंशियस होती है तो वो कॉपिंग स्ट्रेटजी यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो अपनी सिचुएशन से कोऑपरेट कर लेती है। Here is an end of the separation anxiety disorder. If you have any questions, you can ask in comment. Take care of yourself and your family. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। Thanks for watching. Goodbye.